Hello everyone, welcome to Navigate Coaching. I am Dr. मुस्कान, your biology faculty. तो जो आज के इस टॉपिक में अपन उस बारे में बात करने वाले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं है। हाँ, अभी तक के जितना भी अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं उसमें अपन ने यही समझा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर पूरे ऑर्गेनिजम्स कवर है और ऐसा लगा था बैक ऑफ द माइंड चलो ठीक है इतना ही पढ़ना है। बट आज तुम्हारे लिए बातें कुछ अलग है। उस ऑर्गेनिजम्स की बात करने जा रहे हैं जो कहीं भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के वो ऑर्गेनिजम्स जो मेंशन नहीं है। सबसे पहले क्या है रुको मैं आपको बता दे रही हूँ क्या होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ और सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं की गई है, जैसे कि वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स है जो ए सेल्यूलर है। अब सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि इसे ए सेल्यूलर क्यों कह रहे हैं। अगर माइंड में आ भी रहा है आपकी ए सेल्यूलर, ए मीन्स एब्सेंट, ए मीन्स क्या होता है एब्सेंट, और सेल्यूलर मीन्स क्या होता है सेल। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिजम्स की बात चल रही है जिनके पास सेल एब्सेंट है। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि फिर वो लिविंग कैसे हो रहे हैं, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट इस लाइन में बहुत ध्यान दिया था कि जो सेल है वही है एक कैरेक्टर, मतलब वही नहीं है, वैसे तो बहुत है पर सेल का होना जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये ए सेल्युलर है भाई, इनके पास तो एक सेल भी नहीं है, फिर क्यों इसको अपन बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, इसे नॉन लिविंग क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता और हमारा सिलेबस कम करवा दीजिए। तो नहीं, अपन इसलिए इसको पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। हाँ जी, ये अपनी जैसी कॉपीज का फॉर्मेशन करते हैं जिसके बारे में अभी अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी बस आप इतना समझिए। इसलिए क्या था, इसलिए यही एक मेन रीजन है, ये ए सेल्युलर है, इसके चलते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने दिए हैं उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को अपने क्लासिफिकेशन में ऐड नहीं किया। इफ वी अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या बात करते हैं इन वायरसेस, जो फर्स्ट ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है दैट इज वायरसेस। अब अपन डिटेल में समझते हैं वायरसेस क्या है, क्यों वो सेल्युलर है, कैसे वो लिविंग है, क्या मतलब क्या कहानी है, सब समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वायरसेस आर नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनके पास सेल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ये जरूरी है, और उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो, बट वायरस में प्रेजेंट नहीं होता है। They are characterized by having inert crystalline structure outside the living cell। भाई ये क्या बात बोल दी है एनसीईआरटी। तो एक एक करके मतलब समझते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनर्ट मतलब होता है नॉन लिविंग, नहीं नॉन लिविंग से भी अच्छा वर्ड बोलते हैं अपन इनएक्टिव। क्रिस्टलाइन मतलब होता है क्रिस्टल्स वाला स्ट्रक्चर, जैसे कि शुगर के क्रिस्टल होते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं, वैसे ही वायरसेस के भी क्रिस्टल्स होते हैं, अभी समझेंगे। और वो क्या होता है, लिविंग सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि वो कोई लिविंग है नहीं, वो कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो इनर्ट है, मतलब कि वो इनएक्टिव फॉर्म में एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लिविंग सेल के बाहर प्रेजेंट है, वो कहलाता है वायरस। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन ये समझते हैं, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, मतलब कि अगर अब ये जो स्ट्रक्चर है वायरस का एक बार सेल को इन्फेक्ट कर दिया, मतलब क्या, अगर एक बार कहीं से भी एटमॉस्फेयर से वायरस आके ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी लिविंग सेल के अंदर चले गया तो क्या होता है, मैं आपको सिंपल कहानी बताती हूँ। देखो, जो अर्थक्वेक आ गया था, ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं आपको,
हाँ, जो वायरसेस होते हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ वायरस के पास डीएनए होगा, कुछ वायरस के पास आरएनए होगा। इतना तुमको बायोलॉजी क्लियर है। जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। अब वायरसेस में भी कुछ वायरसेस के पास डीएनए है और कुछ वायरसेस के पास आरएनए है। वो तो सेम होता है, बट होता क्या है, जो ये आपका रहा मान लो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, मैं आपको समझाती हूँ, और ये अपना रहा डीएनए, तो इसमें कुछ सीक्वेंस होते हैं नाइट्रोजनस बेस या फिर न्यूक्लियोटाइड के कुछ सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। वो सीक्वेंस वायरसेस में अलग तरीके से अरेंज होते हैं। अभी तुम समझो बस, क्योंकि ये है बड़ी क्लास की बातें, ये है 12th क्लास की बातें। अगर आप क्लास 11 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हो तो बस तुम इतना इस चीज में फोकस रखो कि जो मैम बता रही है वो मैं ज्यादा से ज्यादा समझ जाऊं। दूसरी चीज कि ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में रहे, तब कभी भी अगर यही कॉन्सेप्ट की बात चले तो मैं तुरंत कैच कर लूं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ना जरूरी है अभी, तभी वायरसेस का फंक्शन क्लियर होगा कि कैसे ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वायरसेस तो पढ़ना है, वो अपने 11th क्लास का ही टॉपिक है। तो देखो, डीएनए में होते हैं सीक्वेंस, उस सीक्वेंस के बेसिस पे होता है फॉर्मेशन किसी भी चीज का। तो जो वायरसेस में डीएनए होते हैं उसमें जो सीक्वेंस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में। रुको, पूरी बात खत्म, तुम देखो सीढ़ी, ये सीढ़ी देखी हो तुमने, यही है अपना डीएनए, ये सीढ़ी है। मान लो इस सीढ़ी में अलग लकड़ी लगी है, इस सीढ़ी की इस डंडी में अलग, हर एक डंडी में अलग अलग लकड़ी लगी हुई है। अगर ऐसा मान के चलो, एक साथ अगर ये तुम्हारे घर की है छत, अगर ऊपर के साइड वीक लकड़ी लगी हो तो तुम तुरंत गिर जाओगे, इतने ऊपर चढ़ के तुम गिर जाओगे और तुम्हारी हो जाएगी हड्डी का फ्रैक्चर। और अगर ऊपर साइड अच्छी लकड़ियां लगी होगी तो तुम नहीं गिरोगे। या फिर एक और सिनेरियो हो सकता है कि एक बार हार्ड, एक बार थिन, एक बार हार्ड, एक बार थिन, इस टाइप का भी सीक्वेंस हो सकता है। तो इसी टाइप का कुछ सीक्वेंस होता है अपने डीएनए में, बट जो वायरसेस है उसमें इतना अलग सीक्वेंस होता है कि वो किसी भी लिविंग सेल में जाए वो सीक्वेंस अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगता है। मतलब कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगता है, मतलब अपने आप की कॉपी बनाने लगता है। आपने देखा होगा एक जाइगोट से अपनी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, वो मल्टीप्लाई करते गए और अभी इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। मतलब कि सेल डिवाइड हो रहा है, उसके साथ जो अपना डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड हो रहा है। वैसे ही जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है तो वो इतना, जो उसका सीक्वेंस मैंने बताई, वो सीक्वेंस इतना पावरफुल होता है कि जो ह्यूमन बॉडी का डीएनए है उसे बाहर फेंक देता है या फिर उसे इनएक्टिवेट कर देता है। और जो सीक्वेंस उसमें प्रेजेंट होता है, जो सीक्वेंस डीएनए के वायरसेस में प्रेजेंट होता है, उस सीक्वेंस को वो रेप्लिकेट करने लगता है और धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी कमजोर पड़ जाती है और वायरल अटैक हो जाता है। एग्जाम्पल है मोस्ट कॉमन कोल्ड, ये अपन को राइनो वायरस के कारण होता है। तो मैकेनिज्म समझे, कहीं नहीं दिया है मैकेनिज्म, कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा मैकेनिज्म का, पहले ही बता दूं, पर पता रहना चाहिए चीजें, क्योंकि आज नहीं पता होगा तो बड़े हो जाओगे फिर पता चलेगा। पता तो एक दिन चलना ही है, तो अभी से अपनी बायोलॉजी क्लियर करते हुए चलो। ये बात समझ आई कि क्या होता है वायरस, एक जाएगा फिर से समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए तो पूरा वायरस क्लियर। देखो होगा क्या, वायरस के पास कुछ नहीं है, अकेला है, और क्या है, एक चीज है उसके पास, बस उसका जेनेटिक मटेरियल, वो होता है डीएनए या फिर होता है आरएनए, ठीक है। कुछ सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, जैसे कि अभी मैंने आपको सीढ़ी के उसमें रिप्रेजेंट करी थी, लेडर बोल सकते हो अगर ज्यादा अंग्रेजी आती है तुमको तो जो सीढ़ियां है उसमें जो सीक्वेंस लगे हुए हैं, ऐसे ही सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं अपने डीएनए में। अब ये जो सीक्वेंस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, अपने आप को डोमिनेट करते हैं और
वायरल डीएनए डोमिनेट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, और क्या होता है, बहुत सारे सेल में वायरस का डीएनए आ जाता है अपना, और अपनी बॉडी को वायरल अटैक हो जाता है और हो जाते हैं अपन वीक। इसी टाइप से अगर ये वायरस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो ये नॉन लिविंग कहलाता है, क्योंकि उसे लगता है एक सेल जिसमें वो अपना डीएनए मल्टीप्लाई कर पाए। पर अगर ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, ये प्लांट्स की बॉडी में भी जाता है, एनिमल्स में भी जाता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया में भी जाता है। हाँ भाई देखो शाणा कितना हर जगह चले जाता है, काम करेगा नहीं, जिसकी बॉडी में जाएगा उसकी बॉडी की बैंड बजा के आ जाएगा। तो क्या है, हाँ कहाँ थे अपन इतना समझ लिए कि जो इन्फेक्ट, अगर इसने एक बार सेल को इन्फेक्ट कर दिया तो उस सेल की मशीनरी और टेक ओवर, मतलब कि उस सेल की जो भी मशीनरी है, मतलब कि जो भी नॉर्मल प्रोसेसेस चल रही है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, फिर सेल रेप्लिकेट हो रहा है, या फिर प्रोटीन बन रहा है, या फिर अमीनो एसिड बन रहा है, मतलब जो भी तुम्हारे बॉडी में चल रहा है उसको वो क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा, और खुद के सेल मतलब कि खुद का डीएनए क्या होगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा। और अगर तुमने सही टाइम पे ध्यान नहीं दिए तो हो सकता है कि पूरी बॉडी में वायरसेस के डीएनए चले जाए, तुम्हारे रग रग में वायरस बस जाए और तुम्हारी, या फिर तुम्हारी नहीं बोल रही, वो किसी भी होस्ट की हो जाएगी डेथ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है वायरसेस मींस विनोम्स और पॉइजनस फ्लूइड। मतलब क्या, वायरसेस का मतलब होता है विनोम या फिर पॉइजनस फूड, मतलब ले दे के बात कह रही है एनसीईआरटी। वायरस का मतलब होता है जहर। अब ये बात होती है इसे क्यों कह रहे हैं अपन पॉइजनस फ्लूइड, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब वायरस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्योंकि पहले माइक्रोस्कोप नहीं डिस्कवर हुए थे, तो ऐसा माना जाता था कि जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है अपना, दैट इज ब्लड, उसमें कोई टॉक्सिन आ गया है, और वो जो टॉक्सिन है वो ये सब डिसीज कॉज कर रहा है। पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है जो कि डिसीज कॉज कर सकता है। तो पहले क्या माना जाता था कि कोई फ्लूइड है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, पॉइजनस फ्लूइड, और उसी पॉइजनस फ्लूइड को लैटिन में कहते हैं वायरस। तो वहां से वर्ड आया वायरस, क्योंकि पहले माना जाता था वायरस कुछ है नहीं, वो बस एक पॉइजनस फ्लूइड है जो एक दूसरे की बॉडी में स्प्रेड हो रहा है और डिसीज कॉज कर रहा है। अब आती है साइंटिस्ट की बारी। देखो हाँ, डिमेट्री लेवेनविस्की से, देखो मैंने ऐसा, मतलब ये जो साइंटिस्ट का नाम इतना टफ है और मुझे याद करना था, तो मैंने वाइसी को इस टाइप से प्रोनाउंस करी थी कि मुझे याद हो सके। अब तुम्हारा देख लेना, मुझे नहीं पता तुम क्या बोलोगे इसको। ये साइंटिस्ट ने 1982 में क्या रिकॉग्नाइज करा कि टोबैको के प्लांट में कुछ डिसीज हो रही है, उस डिसीज को कहते हैं मोज़ेक डिसीज। मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, मान लो ये टोबैको के प्लांट की पत्तियां है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस टाइप से कुछ आपने भी देखा होगा, इस टाइप से रेड या फिर ऑरेंज कलर का या फिर येलो कलर के हल्के से एलिवेशन होते हैं और डॉट डॉट होते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा, आई एम डैम श्योर। तो क्या देखे इन साइंटिस्ट ने कि टोबैको में इस टाइप की डिसीज हो रही है, इस टाइप की डिसीज का क्या नाम रखा गया, मोज़ेक डिसीज। और वो कौन कॉज कर रहा है, वो वायरसेस कॉज कर रहे हैं। और तब उन्होंने, मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज कर रहे हैं, और तब उन्होंने डिस्कवरी करी कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरसेस है। तो ले दे की बात इतनी है कि टोबैको में मोज़ेक डिसीज वायरसेस कॉज कर रहे थे, जिसे डिमेट्री ने, साइंटिस्ट ने 1892 में डिस्कवर किया। और मोज़ेक का मतलब ये होता है पत्थरों का अच्छे से अरेंजमेंट, मतलब कि मैं आपको बताती हूँ, मोज़ेक मतलब होता है इधर तुम लाइन से 3 रेड पत्थर लगा दो, फिर इधर तुम लगा दो 3 ऑरेंज कलर के पत्थर, फिर लगा दो तुम 3 पिंक कलर के स्टोन्स, फिर लगा दो तुम, मतलब ऐसे एक प्रॉपर सुंदर सा जो अरेंजमेंट होता है कलरफुल,
इस अरेंजमेंट को मोज़ेक अरेंजमेंट कहते हैं और ऐसा ही अरेंजमेंट अपन को लीफ में दिख रहा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मोज़ेक डिसीज कहते हैं। अब मैं आपको एक, ठीक है, देख लेना, ट्रिक लेके आई हूँ, बिकॉज यहाँ पे अपन 3 से 4 साइंटिस्ट के नाम पढ़ने वाले, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम करे, तो उसके लिए हल्की सी ट्रिक है, देख लेते हैं। जो डिमेट्री है वो इनसाइड, मतलब जो डिमेट्री है उन्होंने डोरेमोन का एक गैजेट निकाले और उससे बहुत ज्यादा छोटे हो गए और वो कहाँ गए, टोबैको लीफ के अंदर गए। कितने साल के थे वो, 18 साल के थे तब से अंदर गए और 92 साल के होते तक के वो वहीं रहे, क्योंकि वहां पे वो एक डिस्कवरी कर रहे थे और उन्होंने वायरस की डिस्कवरी कर ली। तो ले दे के बात इतनी सी है कि जो डिमेट्री ने 1982 में टोबैको मोज़ेक डिसीज की डिस्कवरी की या फिर फाइंड किया। और उन्होंने एक और चीज देखी, अभी तक अपन ये समझ सुनते आ रहे हैं कि वायरसेस बहुत छोटे होते हैं, उनसे छोटा नहीं होता है कुछ, बट उन्होंने ये देखा एक होता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, मतलब कि एक ऐसी नेट होती है जिससे बैक्टीरिया बाहर नहीं जा सकते। मतलब जैसे कि वो होती है ना छन्नी जिससे अपन आटा छानते हैं, तो जो कंकड़ रहते हैं वो रुक जाते हैं या फिर कोई भी सॉलिड पार्टिकल जो उस छन्नी से साइज का बड़ा होता है वो ऊपर रह जाता है, बाकी सब छन जाता है। तो वैसे ही है ये फिल्टर, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जब अपन इसमें बैक्टीरिया डालते हैं तो पूरे बैक्टीरिया क्या होते हैं, छनते नहीं है, इट मीन्स कि वो ऊपर ही रह जाते। बट जब उसी छन्नी या फिर उसी फिल्टर में जब साइंटिस्ट ने वायरस डाले तो वो पूरे वायरस क्या हो गए, छन के नीचे आ गए। इसका इतना सा मतलब है कि वायरस इसका जो साइज था वो बैक्टीरिया से भी छोटा था। ये बात भी किसने बताई, डिमेट्री ने बताई। ये तो तुम डील अकॉर्डिंगली, आई कांट हेल्प यू हियर गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एम.डब्ल्यू. बेरी। देखो तुम इस नाम को ऐसे याद रखो, एम.डब्ल्यू. तो याद हो जाएगा, बेरीजिनिक, इसका प्रोनाउंसिएशन भी यही है, एम.डब्ल्यू. बेरीजिनिक। तो बेरी ब्लूबेरी होती है, उनसे वो ब्लूबेरी से कुछ याद रख लो यार, एम.डब्ल्यू. बेरीजिनिक। साइंटिस्ट कौन सी ईयर में आए, अब ये 1898 में है। इन्होंने क्या किया कि एक इन्फेक्टेड प्लांट था, उस वहां से क्या करें, कुछ सेल्स या फिर वो इन्फेक्टेड प्लांट का कुछ पार्ट, ये मान लो इन्फेक्टेड प्लांट है, इस इन्फेक्टेड प्लांट का कुछ पार्ट निकाल के एक हेल्दी प्लांट में डाले। तो कुछ टाइम बाद क्या देखिए, ये जो हेल्दी प्लांट था वो भी इन्फेक्टेड हो गया और उन्होंने उस पैथोजन का नाम दिए वायरस। मतलब नाम किसने दिया, एम.डब्ल्यू. बेरीजेनिक ने क्या करे, नाम दिए, ठीक है। कैसे डिस्कवरी करे, इन्फेक्टेड प्लांट का वायरस या फिर पार्टिकल्स या फिर एक्सट्रैक्ट किए इन्फेक्टेड प्लांट के सेल्स को और उसे इंजेक्ट किए हेल्दी प्लांट में, और देखे हेल्दी प्लांट में भी प्रॉब्लम आ गई तो उन्होंने उसका नाम दिए वायरसेस। और उसको क्या और क्या कह सकते हैं, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। मतलब ये जो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम है ये एक लैटिन परहैप्स है, उसका मतलब होता है इन्फेक्टेड वायरम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ले दे के मतलब ये होता है, इसका मतलब ये लिखा है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। अब साइंटिस्ट का नाम याद करते हैं, एक बेरी का जार था, एक जार है उसमें बहुत सारी ब्लूबेरी रखी हुई है, तो उसका जो फ्लूइड का कलर है वो डार्क फ्लूइड का कलर हो गया और वो जो फ्लूइड है वो क्या बन गया, पॉइजनस बन गया या फिर वो इन्फेक्टेड बन गया। तो उस फ्लूइड को क्या कहा गया है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम या फिर इन्फेक्टेड बाय लिविंग फ्लूइड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन ये समझते हैं। अब थर्ड साइंटिस्ट आए जो है WM, वहां पे क्या था, एम.डब्ल्यू. था, यहाँ पे क्या है, WM है, स्टेनले। इन 1935 इन्होंने क्या बताया कि जो वायरसेस है वो प्रोटीन से मिलके बने हैं। हाँ जी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ,
ये वायरसेस का स्ट्रक्चर है, ये किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, और उसके अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो क्यों प्रोटीन का बना हुआ रहता है, ताकि वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखे, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ रहता है। और एक और चीज उन्होंने डिस्कवर करी, show that the virus could be crystalline and crystal consisting largely of protein। मतलब उन्होंने क्या करा, एक वायरस ने काफी वायरस को लेबोरेटरी में लेके गए, कुछ कुछ केमिकल्स डाले उनके ऊपर, और ये पता चला कि जो वायरस है वो प्रोटीन, वो क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि अपन शुगर या फिर सॉल्ट देख रहे हैं। तो वायरसेस में भी उन्होंने कुछ केमिकल डाला और उन्होंने ये थ्योरी दी कि जो वायरसेस है वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो क्रिस्टल फॉर्म है उसमें बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, और वहीं से पता चला कि जो वायरसेस की बॉडी है वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई रहती है। और ये भी पता चला कि वो जो इनर्ट आउटसाइड होते हैं, मतलब अगर वो बाहर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव है, बट वो जैसे ही कोई एक होस्ट सेल के अंदर जाएंगे वो धूम मचा देंगे, पूरा मैकेनिज्म डिस्टर्ब कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी या फिर इंपॉर्टेंट, पैरासाइट मतलब होता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन खाना। तो वायरसेस भी यही काम करते हैं, वो क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन खाते हैं। ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी, अगर उन्हें तुम कोई एक होस्ट नहीं दोगे, मतलब कोई भी एक लिविंग बॉडी नहीं दोगे, तो वो नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, नहीं करेंगे अपना डिवीजन, इसलिए यहाँ पे ऑब्लिगेट वर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि एक होस्ट का होना जरूरी है। अब अपन बात करते हैं कि जो प्रोटीन, जो क्या होता है वायरसेस के साथ में प्रोटीन होता है, और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। कोई भी वायरसेस में ऐसा नहीं है कि डीएनए भी प्रेजेंट हो, आरएनए भी प्रेजेंट हो, किसी भी वायरसेस में दोनों जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं हो सकते प्रेजेंट। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों बहुत अलग है, और ये और डिटेल में जानना है तो कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, अ वायरस इज अ जेनेटिक मटेरियल, मैं थक गई। अ वायरस इज अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि लेने की बात यह है कि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस है। इसका मतलब क्या होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है। अगर तुम प्रोटीन को भी हटा दो, डिस्ट्रॉय कर दो, हटा दो, और बस तुम वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल निकालो और किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर डाल दो, फिर भी क्या होगा, वो होस्ट बॉडी में मल्टीप्लाई कर जाएगा और पूरा अपने जैसा और बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर लेगा। इसलिए क्या कहा गया है कि जो वायरसेस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इन्फेक्शियस है, क्योंकि वो डीएनए है जो पूरा खेल खेल जाएगा होस्ट बॉडी में जाके। सेकेंड पॉइंट क्या है, डीएनए या फिर आरएनए। जो वायरसेस है जब वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तब वो उसका जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जब वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं तब उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, या तो सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि एकदम हाई लेवल की बात चल रही है या फिर बहुत हाई क्लास टॉप क्लास वायरस है जो इसको इन्फेक्ट करेगा। इन स्टैंडर्ड का मतलब ये है, ये होता है कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर, तो इसका पहला स्टैंड है, इसका दूसरा स्टैंड है, इसको इसलिए कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। अब जो आरएनए होते हैं उसमें या तो 2 स्टैंड भी हो सकता है या फिर सिंगल स्टैंड भी हो सकता है, तो डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। तो ले देखिए बात इतनी है कि जो एनिमल है उसमें कोई भी टाइप का जेनेटिक मटेरियल से वो अटैक कर सकता है, इससे के अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होता है, वो अपन आगे के चैप्टर में बात करेंगे। तो कहाँ थी मैं, हाँ, जो वायरसेस है वो जब एनिमल में अटैक करेंगे तो वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब जब जो वायरसेस बैक्टीरिया में एक्ट करेंगे तो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है।
उन वायरसेस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, और उसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। देखो प्लांट में याद रख लो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पी है, पी से अपन तुरंत आर बना सकते हैं, है ना। एक सिंगल प्रोसेस लगी, बस एक लाइन खींचने की जरूरत पड़ी तो आर बन गया। तो इसलिए ऐसा याद रखो, जो प्लांट है उसमें आरएनए होता है और ये एक लाइन से आर बन गया तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब जो बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ वायरसेस का स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल फॉर्म में भी रहते हैं ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर क्या होती है, ये जो दिख रही है आपको, ये सब क्या है, प्रोटीन की कवरिंग है, या फिर वायरसेस ऐसे हेक्सागोनल शेप में भी होते हैं। अब जो वायरसेस है उसकी जो प्रोटीन की कोटिंग होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो अगर आपको ये डायग्राम में दिख रहा है तो ये जितनी भी पूरी प्रोटीन की कोटिंग है इसे कैप्सिड कहते हैं। बट अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे है ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। तो ये जो कैप्सिड है ये रहा, द प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं, और ये स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनी रहती है, इसे क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। क्यों रहती है, ताकि वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस कैप्सोमियर आर अरेंज इन द हेलिकल और पॉलीहाइड्रल जीनोमिक फॉर्म, मतलब कि या तो वो हेलिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, ये आपको दिख रहा है, ये हेलिकल है, कहां से स्टार्ट करूं, ये हेलिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी या फिर ये पॉलीहाइड्रल के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो वायरसेस है वो जब ह्यूमन में डिसीज कॉज करते हैं तो कौन कौन सी डिसीज होती है, मम्स, चिकन पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और ये एक होता है एड्स। ये पांचों डिसीज किसके कारण होती है, ह्यूमंस में वायरसेस के कारण होती है। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो यहां से याद रख लो, एमएच, एमएच से महाराष्ट्र, इन्फ्लुएंस, स्मॉल एड्स। मतलब ट्रिक में ऐसा याद रख लो कि जो महाराष्ट्र में है वहां पे बहुत सारे पीपल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं स्मॉल एड्स से, मतलब ठीक है। तो एम से आ जाएगा मम्स, एच से आएगा हर्पीस, इन्फ्लुएंस से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, स्मॉल से हो जाएगा स्मॉल पॉक्स और एड्स से हो जाएगा एड्स। तो ये 5 डिसीज ह्यूमन में किसके थ्रू होती है, वायरसेस के थ्रू होती है। अब प्लांट्स में बात करते हैं तो सबसे पहला होता है मोज़ेक फॉर्मेशन, वो अपन ने लीफ में देखे थे, इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड होता है लीफ रोलिंग, मतलब कि ये जो लीफ है ये ऐसी रोल हो जाती है, इसे कहते हैं लीफ रोलिंग। सेकेंड है कर्लिंग, भी उसी ही कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, येलोइंग और वेन क्लियरिंग, मतलब कि अगर आप ये एक कोई पत्ती उठा रहे हैं तो आप देखेंगे इस, हाँ आप देखेंगे कि ये जो, अरे यार सॉरी फिर से बनाती हूँ, ये अगर आप कोई पत्ती उठा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये वेन्स कहलाती है, अपन और अच्छे से पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो क्या होता है कि जो वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा येलोइश कर देते हैं और जो ग्रीन कलर रहता है उसे बहुत ज्यादा फ्लश आउट कर देते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो वेन्स होती है वो क्लियरली विजिबल होती है, तो वही लिखा है वेन क्लियरिंग, मतलब कि ये वेन क्लियरली विजिबल करते हैं। सेकेंड है डार्फिज्म और स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। ये थी पूरी अपनी वायरसेस की कहानी। तो यहाँ पे हुआ वायरसेस अपना कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन 3 और ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बच गए हैं उनकी बात करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। उसके बाद अपन, मुझे पता है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स इस चैप्टर में जो मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आती है। हालांकि अपन ने बहुत सारी जगह ट्रिक्स की बातें करी है ताकि चैप्टर मेमोराइज करने में प्रॉब्लम ना आए, बट स्टिल कुछ मैं आपके लिए थर्ड, मतलब
नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, जिससे आपके लिए चैप्टर को याद करना और ज्यादा इजी हो जाए, क्योंकि समझ आ जाता है सब चीज को और सब स्टूडेंट्स को, बट नहीं समझ भी नहीं आता है। वैसे मैं ज्यादा अच्छा समझाती हूँ, इसलिए समझ आ गया होगा। और याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर को याद कैसे करें, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड नेक्स्ट वीडियो बनेगी। उसमें बस अपन इसी चीज में फोकस करेंगे, कौन सी चीज बहुत ज्यादा भूला जाता है और उस चीज को कैसे याद रखे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।